हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और मेरे साथ में है अभिषेक। नमस्ते एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो नए साल में मैंने सोचा थोड़ी सी नई बात की जाए। चाइना जो है वो लूनर कैलेंडर फॉलो करता है। चाइनीज न्यू ईयर को स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है और 2 हफ्ते की छुट्टी मनाई जाती है। अब चाइनीज न्यू ईयर की जो डेट होती है वो फिक्स नहीं होती है, ये 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में आता है। डेट फिक्स नहीं होने का जो कारण है वो ये है कि ये एक लूनर कैलेंडर है, यानी मून के रोटेशन पर बेस्ड है। और अगर आपको लगता है कि ये जो चाइनीज न्यू ईयर है ये सिर्फ चाइनीज मनाते हैं, तो ऐसा है नहीं। दरअसल बहुत सी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी चाइनीज न्यू ईयर को सेलिब्रेट करती हैं। अब लूनर कैलेंडर की जो एक साइकिल होती है वो 12 साल की होती है। और इन 12 सालों का हर साल किसी ना किसी एनिमल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको लेकर बहुत सारे मिथ हैं। और जो सबसे पॉपुलर मिथ है वो ये है कि एक राजा के कहने पर सारे एनिमल्स की रेस हुई, जिसमें एक चतुर रैट था, क्लेवर रैट। वो एक ऑक्स के ऊपर बैठकर आया और रेस में फर्स्ट आ गया, और वो जो ऑक्स था वो खुद सेकंड आया। इसी तरह अलग अलग एनिमल्स अलग अलग पोजीशन पर आए। लूनर कैलेंडर की साइकिल में फर्स्ट ईयर को ईयर ऑफ द रैट कहा गया, और फिर सेकेंड ईयर को ईयर ऑफ द ऑक्स, और इसी तरह से बाकी के ईयर्स भी अलग अलग एनिमल्स के होते हैं। अब आपका बर्थ किस एनिमल के ईयर में हुआ, इससे भी आपकी पर्सनैलिटी पर फर्क पड़ता है, ऐसा एक और चाइना का मिथ है। 2020 जो था वो ईयर ऑफ द रैट था, और 12 फरवरी 2021 से ईयर ऑफ द ऑक्स स्टार्ट होने वाला है। तो चाइनीज कैलेंडर सिस्टम से एक एनालॉजी मुझे ये मिली कि हमारे लिए भी 2020 जो ईयर था वो ईयर ऑफ द कोरोना वायरस था, और 2021 जो ईयर है वो ईयर ऑफ द कोरोना वायरस वैक्सीन लग रहा है। लेकिन वैक्सीन के अलावा और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस साल में हैं दैट यू कैन एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू। तो हमने सोचा 2021 का पहला कॉन कॉल इस साल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लेकर ही किया जाए, और ये बताएंगे अभिषेक। तो आज हम बात करेंगे कि 2021 में कुछ ऐसी मेजर इवेंट्स होने वाला होगी जो कि आपकी या भारत की या पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पे या आपकी लाइफ पे कुछ प्रभावित कर सकती है। तो कुछ उन मेजर इवेंट्स के बारे में बात करेंगे कि पूरे 2020 में एक कैलेंडर जैसे कि हर मंथ में कौन सी मेजर इवेंट्स है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। 2020 था वो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के नाम रहा। 2021 की जो हाईलाइट हो सकती है वो हो सकती है कोरोना वायरस की वैक्सीन। जब हम आज ये 2 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1 तारीख को भारत में एक्सपर्ट कमेटी जो कि किसी वैक्सीन को अप्रूवल देती है, उन्होंने कोविशील्ड जो कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाई है और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट जिसका प्रोडक्शन करेगा, उसको भारत में यूज के लिए अप्रूवल के लिए रिकमेंड किया है। अ, हो सकता है कि भारत में अगले हफ्ते से टीकाकरण अभियान शुरू भी हो जाए। पर ये बहुत बड़ा एक काम रहने वाला है। इतने भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हर एक भारत के व्यक्ति को वैक्सीन पहुंचाने में काफी टाइम लगेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये जो कोरोना वायरस का टीकाकरण अभियान होगा, कोरोना वायरस वैक्सीन का जो टीकाकरण टीके का अभियान होगा, ये विश्व में अभी तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हो सकता है। आपके स्क्रीन पे आपको एक मैप दिख रहा होगा जिसमें 4 कलर में अलग अलग कंट्रीज को दिखाया गया है। जो डार्क ग्रीन कलर में आपको कंट्रीज दिख रही है, ये वो कंट्रीज है। इस सबसे बता दूं, ये जो मैप के थ्रू जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट ने एक स्टडी की है, उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि इस देश में अधिकतर लोगों को कब तक वैक्सीन मिल पाएगी। तो जो डार्क ग्रीन कलर में कंट्रीज है, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इन देशों के लोगों को सितंबर 21 से मार्च 22 के बीच में अधिकतर लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। उसके बाद जो लाइट ग्रीन कलर में आपको कंट्रीज दिख रही है, जैसे कि इंडिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यहाँ पे लोगों को सितंबर 2021 से लेकर जून 2022 के बीच में अधिकतर लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी।
उसके बाद जो ऑरेंज कलर में आपको कंट्रीज दिख रही है, ये जैसे कि साउथ अफ्रीका, ये वो कंट्री है जहाँ के अधिकतर लोगों को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर तक वैक्सीन मिल पाए। और जो रेड कलर में आपको कंट्रीज दिख रही है, वो ये कंट्रीज है जहाँ पे अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक लोगों को वैक्सीन मिलने की संभावना है, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज है। ये मैप देख के आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो अमीर अमीर देश है, जैसे कि अमेरिका हुआ, यूरोपियन यूनियन हुए, यहाँ के लोगों को पहले वैक्सीन मिलेगी। और जो पिछड़े देश है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, हो सकता है कि इससे उन वहाँ के लोगों को वैक्सीन ना मिले, उन्हें वैक्सीन के लिए भी 1 से 2 साल का और इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो बाइडेन अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। ये 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ रहेगी। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, वो एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है। उनकी पॉलिसी का पूरी दुनिया पे असर पड़ता है। और जो अभी के वर्तमान राष्ट्रपति है, जो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की बात करें, तो दोनों की पॉलिसी एक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। चाहे इकोनॉमिक के फ्रंट पे हो, चाहे वो प्रवासियों का मुद्दा हो, चाहे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो। तो जब 20 तारीख को जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसके बाद अमेरिकी की पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस होने की संभावना है, जिसका पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। मार्च में इसरो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। अभी तक 2 चंद्रयान मिशन लॉन्च हो चुके हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 मिशन में इसरो ने कोशिश की थी कि हम लैंडर की चंद्रमा के सरफेस पे, सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करा सके, पर उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए थे। चंद्रयान 3 मिशन में हम फिर से कोशिश करेंगे कि जो लैंडर है उसकी चंद्रमा की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन में सबसे बड़ा जो फर्क है, चंद्रयान 2 मिशन में एक ऑर्बिटर भी था। उस ऑर्बिटर से एक लैंडर निकला था, जिसने कि चंद्रमा के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, इसमें केवल लैंडर है, जिसको इसरो चंद्रमा के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। ये मिशन मार्च में लॉन्च हो सकता है। इस साल जो गर्मी का सीजन है, उस समय सियासी पारा बढ़ सकता है। अप्रैल और मई में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। हम पूर्व की बात करें, पूर्व भारत की, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल और असम में चुनाव है। साउथ की बात करें तो साउथ में तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनाव है। हर एक चुनाव का अपना अपना एक महत्व रहता है, पर इन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इनका भी एक भारत की पॉलिटिक्स में काफ़ी महत्व है। वेस्ट बंगाल में हम देख रहे हैं कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी का टारगेट है कि अपनी पहली बार सरकार बनाए। उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और उनके सामने ममता बनर्जी भी पूरी ताकत से डटी हुई है। अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बीजेपी क्या वेस्ट बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बना पाएगी। पूर्वोत्तर का एक और राज्य है असम, जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पे 2016 में जब इलेक्शन हुए थे, तब बीजेपी की पहली बार सरकार बनी थी। तो ये जो इलेक्शन हो गए, जो बीजेपी की 5 साल की सरकार चली है, उसका मैंडेट होगा कि बीजेपी ने 5 साल असम में कैसा परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद हम एनआरसी और सीए की बात करें, तो जिस स्टेट में एनआरसी और सीए सबसे ज़्यादा क्या बोल सकते अफेक्टेड है, या जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो है असम। तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि विधानसभा के चुनाव का क्या परिणाम होता है, वो देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। साउथ की बात करें, साउथ में तमिलनाडु, साउथ की पॉलिटिक्स में या तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जयललिता एंड करुणानिधि 2 बड़े फिगर थे। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही उनकी मृत्यु हुई है। तो उन दोनों की मृत्यु के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव है। इन दोनों बड़े फिगर, जयललिता की बात करें या करुणानिधि की बात करें, इनकी मृत्यु के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, उसको कौन भर पाएगा, वो इस विधानसभा चुनाव से पता पड़ेगा। केरल की बात करें तो केरल में अभी लेफ्ट की सरकार है। केरल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे केवल लेफ्ट की सरकार है। तो एक जो आखिरी गढ़ बचा है लेफ्ट, वो हमने गढ़ बचाने की कोशिश कर रही है। तो ये देखना होगा कि लेफ्ट केरल में अपना गढ़ बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है।
पुदुचेरी की बात करें तो कांग्रेस के पास अब कुछ ही राज्यों में सरकार है, इसमें से पुदुचेरी एक है। तो इस असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट से पता पड़ेगा कि कांग्रेस अपने जो कुछ राज्य बचे जैसे पुदुचेरी है उसमें को बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है। कोरोना की वजह से मार्च 2020 से ही सारे स्कूल एंड कॉलेजेस बंद है। इस बार पूरे स्कूल बच्चों की जो पढ़ाई हुई पूरे सत्र में जो अभी तक पढ़ाई हुई है ऑनलाइन मीडियम से हुई है। अब सीबीएसई ने 10th एंड 12th की बोर्ड एग्जाम की डेट डिक्लेयर की है। 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम 4 मई से जून 10 तक होगी। सीबीएसई के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस महामारी के दौर में इतने बड़े स्केल पे वो एग्जाम किस तरह कंडक्ट कर पाते हैं। और बच्चों के लिए भी चैलेंज है कि जिन्होंने ऑनलाइन एक साल पढ़ा है वो अब उस पढ़ाई को किस तरह से अब एग्जाम में किस तरह से परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तो सीबीएसई और 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम एक चैलेंजिंग रहेगी जो कि मई 4 से जून 10 के बीच में होगी। 2021 का जो साल है उसका जो सेकेंड हाफ होगा वो स्पोर्ट्स के नाम होगा। जुलाई 23 से लेके अगस्त 8 तक जापान के टोक्यो शहर में समर ओलंपिक्स हो गए, टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ये ओलंपिक्स 2020 में होने वाले थे बट कोरोना महामारी की वजह से इसको एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, तो ये इस साल हो गए। ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अब उस इवेंट को इस महामारी तक, अब जुलाई में क्या माहौल रहता है इस महामारी का वो देखना होगा और किस तरह ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो जापान और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए एक चैलेंज है कि वो इतनी बड़ी स्पोर्टिंग इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। हालांकि स्पोर्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, अभी कई टूर्नामेंट्स हुए बट इन टूर्नामेंट्स में ऑडियंस अलाउ नहीं थी, खाली स्टेडियम में ये स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए थे। बट ओलंपिक एक ऐसी इवेंट है जिसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो ओलंपिक्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसको बनाने के लिए काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है। और इस पैसे की रिकवरी होती है जब गेम ऑर्गेनाइज होते हैं तो बाहर से जो लोग आते हैं, टूरिज्म आता है, उससे ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा है उसकी रिकवरी होती है। तो ओलंपिक्स को आप खाली स्टेडियम में नहीं करा सकते, आपको लोग चाहिए, तभी आप जाके जो ओलंपिक्स में जो पूरा इन्वेस्टमेंट लगा है उसकी लागत आप निकाल पाएंगे। तो ये देखना चैलेंजिंग होगा कि अब किस तरह से जापान और ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कमेटी किस तरह से ओलंपिक्स गेम ऑर्गेनाइज करेगी। अक्टूबर नवंबर के बीच में भारत में T20 मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है। 2020 और 2021 में बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप होने वाला था। 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, 2021 में भारत में होने वाला था। पर 2020 का जो ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप था वो इस कोरोना महामारी की वजह से रीशेड्यूल कर दिया गया, वो 2022 में होगा। भारत में जो 2021 वाला वर्ल्ड कप इस बार होगा। ये भी एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। तो ये बीसीसीआई और आईसीसी के लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क है कि वो अब किस तरह से वर्ल्ड कप करवा पाएंगे भारत में अक्टूबर नवंबर में। नवंबर 1 से लेकर नवंबर 12 के बीच में स्कॉटलैंड की ग्लासगो सिटी में एक यूएन की क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपको पता होगा कि 2015 में पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था जिसको पेरिस समझौता कहा जाता है, इस समझौते में 195 कंट्रीज ने साइन किया था और सभी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया था कि 2025-2030 तक हमें ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन को कम करना है। सबने कमिटमेंट दिया था हर कंट्रीज ने कि वो कितने परसेंटेज तक ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करेगी। और सभी कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि हम हर 5 साल में मिलेंगे और ये देखेंगे कि हमने 5 साल में कैसा परफॉर्मेंस किया है और जो 2025-30 की हमारा जो टारगेट है उसको हम किस तरह से अचीव कर पा रहे हैं। उस टारगेट में कुछ रिवीजन की ज़रूरत है। ये इवेंट भी 2020 में होने वाली थी बट कोरोना महामारी की वजह से इवेंट नहीं हो पाई, तो 2021 में ऑर्गेनाइज हो रही है। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति है अभी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम पेरिस एग्रीमेंट से बाहर जा रहे हैं, कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग पे भरोसा नहीं करते, ग्लोबल वार्मिंग कुछ होता नहीं है। तो जो पेरिस समझौता है
उससे अमेरिका ने अलग होने का फैसला किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 20 तारीख को जो बाइडेन 46 अमेरिकी प्रेसिडेंट की शपथ रहेगी। तो जो बाइडेन की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में उन्होंने कहा कि जो पेरिस एग्रीमेंट से जो अमेरिका बाहर हुआ है, वो वापस उस एग्रीमेंट में शामिल होगा। तो उस नज़रिए से पूरे ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन और अमेरिका के वापस पेरिस एग्रीमेंट में वापस शामिल होने की वजह से ये एक जो इवेंट है, ये भी काफ़ी हाईलाइटेड इवेंट होने वाली है साल की, जो कि नवंबर में होने वाली है। तो ये कुछ साल भर की एक मेन हाइलाइट्स हो सकती है, कुछ इवेंट्स, वो हमने आज आपको पॉइंट आउट करने की कोशिश की कि आपका किन किन इवेंट्स पे पूरे साल आपका ध्यान होना चाहिए। 2021 ऐसा लगता है जैसे हम 2020 और 2021 दोनों को एक ही साल में जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी इवेंट्स जो 2020 की थी वो भी 2021 में आ गई हैं, और जो इवेंट्स 2021 की थी वो तो 2021 में हैं ही। तो काफ़ी एक्साइटिंग ईयर रहने वाला है। आपके साथ हम हर हफ्ते कॉन कॉल में बात करते ही रहेंगे जो भी इवेंट्स हो रही हैं उनके बारे में। और एक बार फिर आपको नए साल बहुत बहुत मुबारक। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।